जो वोकल फॉर लोकल की बात बार बार हम कर रहे हैं वो यही है कि हम अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को अब साइंटिफिक आधार पर लेके चलेंगे ना, ऐसा नहीं साइंटिस्टों को अलग कर देंगे, कहीं नहीं सकते। इस समय डिजिटल सिस्टम है, साइंटिफिक एज है। ऐसे समय में हमको पूरे अपने विज्ञान को, पूरे अपने दूरसंचार को, तकनीकी को, सभी माध्यमों को अपनाते हुए आगे बढ़ना। इसके लिए आप खेत में जाएंगे तो 4 नियम हैं। दूरी को समझना, समय को समझना, श्रम को समझना और बीज को समझना। साथियों इतना काम कर लीजिए। कल्चर की अपनी उपयोगिता है, कल्चर स्टार्टअप है। इस समय वैज्ञानिक स्तर पर उस पर शोध खोज हो रही है, उसको कैसे अपनाया जाए, उसकी क्या सरल एप्लीकेशन होंगी, वो सभी आपको मिलेंगी। साइंटिफिक लेबोरेटरी का भी प्रयोग करिए, गाय के गोबर और पेशाब का भी प्रयोग करिए, पत्तों के रसों का भी प्रयोग करिए। जो चीजें आपको मिलती हैं वो कहीं भी नियम नियंत्रण संतुलन के साथ उनको पूरा करिए। कृषि क्षेत्र की इस समय 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली सबसे बड़ी समस्या है सामाजिक असंतुलन। सामाजिक असंतुलन का मतलब है किसान का सम्मान इस देश में कम हुआ है, किसान के पास पैसे कमाने के अवसर कम हुए हैं, गांव में रोजगार के अवसर कम हुए हैं, जिसके कारण न तो किसान खेती करने को तैयार है और न किसान के परिवार में से कोई बच्चा खेती करने को तैयार है। ये सामाजिक असंतुलन बहुत बड़ी पीड़ा है भविष्य के लिए। और इस चेतना को जगाने के लिए किसानों को भी, वैज्ञानिकों को भी, सभी देश के नीतिकारों को भी और सभी देश के चिंतनशील वैज्ञानिकों को भी बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मेरा निवेदन है, क्योंकि ये सभा गंभीर लोगों की सभा है। जब कोई आदमी 100, 200, 500 किलोमीटर दूर से आता है तो उसका इरादा बड़ा मजबूत होता है। तो पहली बात तो मैंने आर्थिक असंतुलन की आपसे कही। वो क्या तरीके होंगे कि किसानों को सम्मानजनक पैसा मिल सके, खेती का देश में सम्मान हो, उसकी उपयोगिता हो और कृषि नीतियों में भी किसानों का सम्मान हो। ये बड़ा गंभीर विषय है। हम ऊपर से लेकर नीचे तक सारे मुद्दों को देख रहे हैं और अभी इस देश में ना किसान की परिभाषा है, ना कोई उसकी जगह है और खेल हुआ है। और खेल किसी ने जानबूझकर नहीं किया है, किसी का दोष नहीं है। कहीं ना कहीं समय के साथ अब जब हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। दूसरी बात है प्राकृतिक संतुलन। ये बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे गर्मी है, ऋतु काल पर प्रभाव आया है, का, खरपतवारों का उत्पादन कम होने का, आपात स्थितियों का सारा जो दंड है वो किसान को झेलना पड़ा है और ये लगातार चल रहा है। इस पर भी एक विचार की जरूरत है। और तीसरी चीज है आर्थिक असंतुलन। आर्थिक असंतुलन मैं तो बहुत खुले मन से आपसे बताना चाहूंगा कि 1 किलो गेहूं से बिस्कुट बनाने वाली कंपनी कैसे मालदार हो गई और 1 किलो गेहूं से 100 किलो गेहूं पैदा करने वाला किसान कैसे गरीब हो गया, कर्जदार हो गया। इस देश को इस पर विचार करने की जरूरत है। ये गंभीर विषय है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने यूरोप से जो विचारधाराओं के प्रभाव में हमने जो काम शुरू किए उससे हम अपने धरातल को ही खो बैठे। तरक्की एक तरफा हो गई, तरक्की हुई है इसमें दो राय नहीं, लेकिन एक तरफा हो गई। तो मैं 2 चीजों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमसे सबसे पहले जो खेती है इसकी समीक्षा करें। समीक्षा का मतलब है कहाँ कुछ अधूरापन रह गया और इसके लिए जो हमारी पूंजी थी, जो हमने लगाई थी, उसमें वैज्ञानिक भी हैं, नीतिकार भी हैं, सारे लोग हैं। वो पूंजी का जो निवेश होना था वो कहाँ गड़बड़ हुआ। कभी हमको खरपतवार दुखी करते हैं, कभी कीड़े बीमारियां आते हैं, कभी खाद की समस्या है, ये बराबर आ रही हैं, लेकिन इनका क्या कोई स्थायी हल है? तो इनको देखने के लिए सबसे पहले मैं पूंजी निवेश के बारे में चर्चा करूंगा। साथियों 2 पूंजी निवेश हैं, 3 हैं, मन, तन
और धन। मन का मतलब है किसी चीज को समझना। समझने का मतलब है कि हमारे जीने के लिए उस वस्तु के साथ हमारा संबंध क्या है, उसकी हमारे जीने में उपयोगिता क्या है, हम क्यों करें इस चीज को। तो जब हम इन सवालों के उत्तर खोजते हैं तो इसको बोलते हैं हम, हमारा मन काम कर रहा है। मन का मतलब है समझना। यदि हम खेती करें, घर में रहें, कारोबार करें, यदि हमारा मन ध्यान से उसमें नहीं लगा होता है तो कहीं ना कहीं वही अधूरापन एक नई समस्या को जन्म देता है। दूसरा है तन का। तन का मतलब है हम श्रम का नियोजन करते हैं। नियोजन का क्या मतलब है, हम ऐसे तरीकों को सीखते हैं जो तरीके कारगर हों, उनके करने से मेरे करने की गति बढ़ जाए। मुझे खरपतवार दुखी करते हैं, बीज का काम दुखी करता है, जमीन की उर्वरता कमजोर है। इन सब चीजों को मैं यदि ठीक ढंग से समझ लेता हूं तो मुझे तरीके आ जाते हैं। अभी डॉक्टर बेनीवाल जी ने, सुनीता दीदी ने उन सारे मुद्दों पर आपको ध्यान दिलाया कि हम ये पानी बना सकते हैं, नमी को कैसे संरक्षित करें, खरपतवारों को कैसे नियंत्रित करें। वो एक मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट कहाँ से आएगा, यहाँ से, मन से। पूरा कैसे होगा, वो तरीके सीखेंगे। जैसे आईटी के करके किताब लिखी है अभी, उस किताब में वो तरीके हैं, वो ध्यान दिला रहे हैं कि हम यदि इस मौसम के साथ ऐसा कुछ कर लेंगे तो परंपरागत हम ऐसा करते आए थे। ये चीज तीसरा महत्वपूर्ण है कि जब मैं अपनी कार्य योजना को गति देना चाहता हूं तो गति के लिए जो सुविधा है उसका नाम धन है। इस धन के रूप में, ये पैसा के रूप में भी हो सकती है और किसी वस्तु के रूप में भी हो सकती है। तो ये तीन चीजें हैं जो निवेश की वस्तु हैं। हर मनुष्य के पास इतना ही है, चाहे कोई बहुत बड़ा आदमी है चाहे कोई छोटा आदमी है। इन तीनों निवेश की वस्तुओं में जो महत्वपूर्ण है उस पर हम आपको आकलन करने की तरफ मैं आपका संकेत कराना चाह रहा हूं। साथियों, मन का मतलब समझना, तन का मतलब श्रम का नियोजन करना, धन का मतलब कार्य को गति देना ताकि सुविधा। हम खरपतवारों से क्यों डर रहे हैं, क्योंकि हमें उनका मैनेजमेंट नहीं आता। हम कीड़ों से क्यों डर रहे हैं, क्योंकि हमें उसका मैनेजमेंट नहीं आता। हम यदि उर्वरता की बात करेंगे तो ये तो जमीन का काम है, हमें मैनेजमेंट नहीं आता। हमने तो कुछ और उल्टा कर दिया, वो कार्बन ही उड़ गया। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे जो हल्का वाला कार्बन है, थोड़ा सा तापमान आया उड़ गया, क्योंकि जब जमीन से पानी उड़ेगा तो कार्बन साथ उड़ेगा ही। ये समझना है। अब ये मैं एक ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको। मन तन धन, समझना सीखना करना, इन तीनों को ये शब्द भी हम लिख सकते हैं। समझना, सीखना, करना। करना उत्पादन से जुड़ जाता है, सीखना तरीके से जुड़ जाता है और समझना उपयोगिता से जुड़ जाता है, प्रयोजन से जुड़ जाता है। अब इन तीनों में तीनों की जरूरत है, पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। आप उत्तर, मन। क्या बात है, ये आदमी की मौलिकता है। किसी ने आपको बताया तो नहीं, किसी ने नहीं बताया। सबका एक ही उत्तर है कि समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं दूसरा सवाल उठाता हूं, आपके ध्यान में सबसे ज्यादा कौन रहता है, धन। यही मानव का मौलिक पतन है। ये लिख लीजिए अपने में इसको, यही हमारा मौलिक पतन है। मौलिक रूप में हम जो महत्वपूर्ण वस्तु है उसको नकार दिए हैं और जो महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है उसको हम बहुत बड़ी मान लिए हैं। जब हम छोटी चीज को बड़ी चीज मान लेते हैं, यही हमारी समस्या का कारण। इतनी सी बात हमने पहले, इससे क्या हो गया, इससे एक बहुत बड़ा खेती पर जोखिम आया, बहुत बड़ा जोखिम है। मैं तो 87 में डॉक्टर साहब उसका विश्लेषण किया। कब किया, 87 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी से 76 में निकला। पिताजी ने नौकरी के लिए मना कर दिया, अब कहाँ जाए, खेती करनी आती नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़े थे, हमें तो खेती आती नहीं। तो जब खेती में लगे तो पता लगा कि 6 साल में तो हमको ये पता लगा कि कौन सी फसल कब बोई जाती है। गांव के लोग जैसे बताने को तैयार नहीं थे।
उनका दिमाग दूसरा था कि ये भाग जाएगा तो 50 बीघी जमीन हमारी हो जाएगी। सबके अपने अपने एजेंडे थे। उस संघर्ष से निकलकर मुझे 87 में पता लगा कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की सिफारिशों से उत्पादन बढ़ा है, खेती के लिए आकर्षण बढ़ा है, देश ने तरक्की की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान हुई है, लेकिन हमारी आमदनी डाइवर्ट हो गई है। क्या हो गया? हमारी आमदनी जो थी किसान की वो डाइवर्ट हो गई। कहाँ? बाजार। अब देखिए कैसे हो गई। मैं एक दूसरा चित्र देखा। किसान भाइयों, गांव में पंचायत करिए इस मुद्दे पर। हमने अभी, क्योंकि बहुत पुरानी बात थी, पहले लोग सुनते नहीं थे, अब पिछले 3 साल से फिर ये पुराना कोर्स उठाया है। मैं बताना चाहता हूं कि एक शब्द है लागत। ये जो लागत शब्द है ये हमेशा बाजार से जुड़ा हुआ शब्द है, और इसने इतना बड़ा पुरुषार्थ खत्म किया है डॉक्टर साहब कि जब हमने इनपुट मैनेजमेंट को, जब तक हमने बैक्टीरिया को लैब में खोजा उसकी कोई कीमत नहीं थी। उसका मल्टीप्लिकेशन गुड़ के साथ, जो भी मीडिया उसके साथ इतना फास्ट होता है कि वो एक से कितने पैदा कर देगा, तो उसके लिए बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं थी। और जो मशीन एक बार लग गई वो लग गई। बट जब हमने उस बैक्टीरिया को खोजा और किसानों तक पहुंचाने की बात कही तो कहाँ फंसे? हमने एक बीच में मीडिएटर ऐसा बना लिया जिसने 1 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचा और मरी हुई बेची। किसानों के पास में जिंदा बैक्टीरिया नहीं गया। यही देश का दुर्भाग्य था, और हम बराबर सरकार से लड़ते रहे। और अभी आपको बताया देना चाहते हैं कि यशस्वी मोदी जी के द्वारा अभी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। 15,000 बीआरसी सेंटर गांव गांव खोले जाएंगे। जो अभी 5-5 गांवों की बात कह रहे थे, मैं 20 साल से डिमांड कर रहा था इसकी कि बायो रिसोर्स सेंटर किसानों को खोले जाने चाहिए और उनका लिंक डायरेक्ट साइंटिस्टों से होना चाहिए। इसके बीच के मीडिएटर को हटा दो। वो तो बैक्टीरिया किसान अपने आप पैदा कर लेगा, 2 किलो गुड़ डालेगा ड्रम में और उसको डाल देगा, वो पूरा ड्रम में भर जाएगा। अभी आप यही बता रहे थे। तो ये विज्ञान जो मेरे किसान के पास था, ये सब कहाँ चला गया? बाजार को चला गया। और छोटा किस्सा नहीं है साथियों, बड़ा किस्सा हुआ है। अब इसको ध्यान कर लीजिए, लागत पर क्या हुआ। सबसे पहली लागत है जुताई। जुताई के लिए जब मैंने ट्रैक्टर लिया तो मैं इस ट्रैक्टर को कहां से लेकर आया? बाजार से। और इस ट्रैक्टर के लिए अब ईंधन लेने कहां जाऊंगा? और इसमें खराबी आई तो पुर्जा लेने कहां जाऊंगा? और इसकी मरम्मत कहां होगी? तो इसका मुनाफा किसको गया? तो जुताई मैंने की और मुनाफा बाजार। अब मैं बड़ा खुश हूं, मैंने 10 बार खेत जोत दिया, एक तुन का मेरे खेत में नहीं है, पर जेब भी खाली है, ये ध्यान में नहीं आया, सब पैसा चला। दूसरा, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए आपने जो भी मशीन आपने खरीदी वो कहाँ से थी? बाजार से। उसका ईंधन कहाँ से? बाजार से। पुर्जा, मरम्मत, सब कुछ बाजार से। तो सिंचाई का काम किसने किया? बाजार। आप खाद कहाँ से लेकर आए? बाजार से। बीज बाजार से। दवाई कहाँ से लेकर आए? बाजार से। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, खेती किसने की? हमको यही पता नहीं लगा कि खेती हमसे कब छिन गई। इसलिए आज से संकल्प लेके जाना है। तेजपुर विश्वविद्यालय के इस बड़े कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। क्या है? हम इनपुट बेस एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट करेंगे। और साइंटिस्टों से भी निवेदन, इनपुट बेस सिस्टम को हटाया जाए। इनपुट का मतलब है हमने किसानों को बांधकर बाजार के हिस्से में छोड़ दिया। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब है किसान अपने खेत को देखेगा, नेचर को देखेगा, मौसम को देखेगा, उत्पादन को देखेगा, अपनी जेब को देखेगा, अपने लोग अपनी चीजों को देखेगा। यहाँ सब आंख बांध दी गई हैं। और अभी सिलसिला इतना ही नहीं है, इससे आगे बढ़िए। अब आपके हाथ में उत्पादन आया, इसको बेचने के लिए कहाँ गए आप? फिर बाजार पहुंच गए। और इसकी कीमत किसने तय की? फिर बाजार में। यहां भी खाली हाथ। भरी हुई बुग्गी को ट्रॉली को होकर दूसरे के हवाले करके ऐसे खड़े हो जाते हैं हम जैसे अपराधी हो।
6 महीने के उत्पादन करने वाला किसान मंडी अपराधी की तरह खड़ा होता है, और मस्ती तारने वाले का हालत ये है कि वो रेट बोलने में, कमीशन काटने में, घटतोली करने में, जितने भी बदमाशी के उनके पास सिस्टम है सारे करते हैं। और इसीलिए हमने भारत सरकार से कहा था कि किसानों को मंडी से बाहर निकाला जाए। हम समझ नहीं पाए, हमको तोते की तरह आदत पड़ गई ना पिंजरे में रहने की। तीसरी बात, अब यहां से डॉक्टर साहब बड़ी चौंकाने वाली बात आती है, और मैं सुनीता दीदी से कहूंगा, क्योंकि मैं आपको डॉक्टर कभी मानता ही नहीं मैं तो जब पहले गया था, जब से ही भाई ये तो पंडरगढ़ तो मेरा परिवार है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीर चर्चा हो। तीसरा मुद्दा है जिसको बोलते हैं हम प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। मैंने देखा कि गन्ने का उत्पादन में 40-50 कुंटल ही बीघे में ले पाता हूं, लेकिन मैं 40-50 कुंटल को 1,000 रुपए प्रति कुंटल बेचता हूं तो मेरा बीघा 40-50 हजार रुपए का बैठ जाता है। मैंने 45-50 कुंटल को 100 कुंटल में ले जाने की ताकत तो लगाई, लेकिन 40 कुंटल को 100 कुंटल कैसे बदल सकता हूं, इस पर मेरा ध्यान नहीं गया। तो क्या हो गया, जो प्रोसेसिंग का काम था, प्रोसेसिंग का काम कहां चला गया, ये भी बाजार में चला गया। और इसकी कीमत किसने लगाई, ये भी बाजार ने लगाई। अब देखिए, दो खेल है साथियों, जरूर लिख लीजिए। किसानों को आवाज उठानी चाहिए इस समय देश में। जब मैं यहां उत्पादन तक बात कर रहा हूं, कहां तक, यहां तक, तो यहां तक मैं बात करते हुए मेरा डिजाइन क्या है, एमएसपी। लिख लीजिए इसको अपनी डायरी में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी मैं एमएसपी कमेटी में हूं, नेशनल एमएसपी कमेटी में हूं, तो मैंने वहां देखा है कि अभी किसानों की लागत को तय करने का कोई निश्चित अधिकार नहीं है, और इतना खोखला धरातल है हमारा, हमें इस पर गंभीर काम करने की जरूरत है। ये ऐसे ही हो रहा है जैसे इनसे पूछा तुम कैसे तय करते हो, मैंने इनसे पूछ लेता हूँ, इनसे पूछा तुम कैसे करते हो, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, फिर इनसे पूछा तुम कैसे करते हो, बोले मैं इनसे पूछ लेता हूँ, और फिर इनसे पूछा तुम कैसे करते हो, बोले जैसे ये बताता है इनसे, फिर वहीं आगे घूम के, और किया किसी ने कुछ नहीं। ना किसान की लेबर को जोड़ा गया, किसान को अनस्किल लेबर जो रात दिन मैनेजमेंट करता है, तो रात को भी खेत को देखता है, जिसको मैनेजिंग स्किल में रखना था उसको ना स्किल लेबर में रखा, उसको अनस्किल लेबर में, और वो भी कितने दिन के लिए, 70 दिन के लिए, क्योंकि 70 दिन के बाद में वो चंद्रमा पे चला जाता है। बहुत बुरा हाल है। सचेत आपको होना पड़ेगा, आपस की जगह बंद की जाए, गांव में राजनीति बिल्कुल बंद की जाए, बल्कि अर्थनीति पर काम करिए, समाज नीति पर काम करिए, प्राकृतिक नीति पर काम करिए। नीति तो बहुत है आपके पास में, देवता हो आप धरती के। अब दूसरा मुद्दा क्या है, यहां क्या कर दिया, यहां है एमआरपी। सवाल है, एक दाने से 1000 दाने वाले को खोखला कर दिया एमएसपी देकर, और कंज्यूमर को मार दिया एमआरपी के से। एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम आधार, कुछ नहीं। मतलब 10 रुपए की चीज का हम 500 रुपए भी रख दें तो कोई हमसे कहने वाला नहीं है। आप अफसोस तो करो। मैंने साथियों खेती में कुछ नहीं करा, मैंने क्या किया, एमएसपी बंद करके एमआरपी में कूद गया। क्या किया है, एमएसपी बंद कर दी। एमएसपी कहां थी, मंडी में, मैं जाऊंगा ही नहीं, बाजार में जाऊंगा ही नहीं, मैं अपना तैयार माल करूंगा। क्यों, क्योंकि कच्चे माल को जैसे ही तैयार माल में बदलोगे, कीमत को निर्धारित करने का अधिकार आपके पास आ गया। आपको किसी से कानून बदलवाने नहीं, कानून बदले बदलाए हैं, कानून आपके हाथ में है। आप क्या करें, आप केवल उत्पादक ना बने रहें, आप इस समय कृषि को पारिवारिक व्यवसाय के रूप में स्वीकार लें। इसकी परिभाषा दे दें कि कृषि पारिवारिक व्यवसाय है। मेरा पोता भी खेती करता है। सवाल है, यहाँ लोग कहेंगे कि ये कि मेरा पोता भी खेती करेगा और मेरी 7 पीढ़ी खेती करेंगी, रिकॉर्ड देने को आया हूं मैं आपको। तो ये जो दौर है हम लोगों का, ये सामाजिक पतन हमने अपनों का किया है और अपने साथ बैठकर किया है। तो इसमें ये काम करना है, क्या करना है आपको, यहां कीमत बाजार तय करता है और यहां कीमत प्रोसेसर मैं करता हूं, मैं स्वयं करता हूं।
मुझे अधिकार है, तो जहां मैं कर सकता हूं वहां जाऊं ना। अब यहाँ के लिए प्रॉब्लम क्या है, ये एक आदमी का काम नहीं है, यही क्लस्टर बेस और एग्रीकल्चर है। परिवार साझी होकर ये काम करें, मिलकर काम करें। क्लस्टर बनाना सरकार की कोई बाध्यता नहीं है, एफपीओ बनाना सरकार की कोई बाध्यता नहीं है। एफपीओ बनाना एक फॉर्मेट है जिसके बिना किसान आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि क्योंकि एक एक को तोड़ा जा सकता है, एक एक को बाजार खा जाएगा। जिस दिन मिल जाओगे, बाजार की ताकत नहीं जो आपको खा जाए। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? जिस दिन मिल जाओगे, बाजार की ताकत नहीं जो आपको खा जाए, क्योंकि आपके पास अधिकार भी है, ताकत भी है। मैं बाजार का विरोधी नहीं हूं, पर बाजार के साथ बात तो कर लूं, ऐसा थोड़ी एक तरफा ही काम होगा। तो ये मैं आपसे निवेदन करने आया। इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैं इसका एक सोल्यूशन भी आपके सामने रख देता हूं। अब इसको मैं सोच रहा हूं कि इसका सोल्यूशन क्या है। हम बहुत सारी चीजों में कैसे उलझ जाते हैं। जब मैं डॉक्टर साहब 1987 के बाद में जब मैं निकला, तो मेरे मन में ये बात आई कि मैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की टेक्नोलॉजी का हमेशा सम्मान करूंगा, लेकिन अब तरीके खोजूंगा और भी कि क्या इंडिजीनियस कोई टेक्नोलॉजी ऐसी थी देश में जिसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो मैं पूरे देश में घूमा, और जितने आजकल बड़ी बड़ी कथा, छोटी छोटी कथा चल रही हैं, ये हमने 10-15 साल पहले देखनी पड़ी। सारी चीजें जो पूरी कथाएं आज चल रही हैं, ये सारी कथाएं मेरे 97 तक ये कथाएं पूरी हो चुकी थी, क्योंकि 10 वर्ष इन कथाओं में मेरे चले गए। गोबर में पेशाब मिलाते मिलाते मेरे शरीर में से पेशाब की बदबू आने लगी, और मैं सोचने लगा कि क्या किसान का काम यही रह गया कि पहले पशु भी यही पालेगा, फिर गोबर में पेशाब भी यही मिलाएगा, और फिर सारी दुर्गति यही करेगा, और इसको कुछ मिलेगा नहीं। क्यों कर रहा हूं मैं ये काम? तो मैं इन सारी चीजों से बहुत दुखी हूँ, और दुखी होने के बाद में मैंने इसका एक प्लान बनाया कि मुझे 3 काम करने हैं। क्या? उत्पादन का प्रबंधन। ये उत्पादन का प्रबंधन का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था को समझना है। क्या समझने की चीजें हैं? खाद मैं बनाऊं या जमीन बनाए, कौन सा ठीक है? खाद मैं बनाऊं या जमीन बनाए? तो हमको जमीन कैसे खाद बनाती है ये समझना है। हमने क्या किया, हमने जमीन का ठेका ले लिया, मैं खाद में ही दूंगा, और यही झगड़े की जड़ शुरू हो गई, क्योंकि जमीन के भोजन को और उसकी क्रिया को हम नहीं पहचानते। वो खुद करती है। वर्षा काल आता है, दुनिया भर के खरपतवार पैदा होते हैं। मैं बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। कार्बन भी बढ़ता है, माइक्रोबायोलॉजी भी बढ़ती है, और हम जैसे सितंबर अक्टूबर में जाते हैं और फिर रसायनों का प्रयोग करते हैं, जमीन फिर वहीं आ जाती है। उस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बढ़िया समय है। तो पहला काम कि हम उत्पादन प्रबंधन करें, लागत कम हो जाए, मेहनत कम हो जाए, तो कोई चीज तो बढ़ेगी, समझ बढ़ जाए। आप लिख लीजिए, समझ में आपका कोई खर्चा नहीं है, रात को लेटे लेटे भी सोचते रहोगे पानी इधर को देना है, इधर को देना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। इसमें कोई ताकत लग गई क्या? लेकिन जब फावड़ा लेकर खड़े होगे खेत में, तो फिर तो पसीना छूटेगा। तो मानसिक श्रम ज्यादा करेंगे, शारीरिक श्रम कम करेंगे, और लागत खर्च और कम करेंगे। ये क्रम है इसका। जितना हम मानसिक श्रम ज्यादा खर्च करेंगे, उतना ही शारीरिक श्रम कम हो जाएगा, और लागत खर्च भी कम हो जाएगा। इसी का नाम मैनेजमेंट है। कीड़े बीमारियां आते हैं, कब आते हैं, कौन से बीजों पर आते हैं, किस पर नहीं आते हैं, आप उसको छांटिए, एक बार तय कर लीजिए, बीज की परंपरा अपने आप चलता रहेगा। कीड़े बीमारियों का नाश नहीं करना है, नियंत्रण समझना है। खरपतवारों का नाश नहीं करना है, नियंत्रण समझना है, क्योंकि मनुष्य नाश करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये यूरोप के व्यापार की कृति है, भारत की नहीं है। ये भारत तो जीवों की भी दया करता है। तो भारत में तो जीव और जीवों के बीच में जो नियंत्रण था, इसको समझा गया है। आज हम बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार कर लें कि खेती की जितनी भी लागत हैं, जुताई का काम मैं करूं या केंचुए करें,
तो ये भी समझ रहा है वो कैसे आएगा। खाद का काम मैं करूं या जमीन करे, तो वो कैसे कार्बन को पचाएगी, कैसे कार्बन को बनाती है, माइक्रोबायोलॉजी कब से स्ट्रेन होती है। बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं। दोबारा फिर कभी मुलाकात होगी, मैं नंबर दे दूंगा, फिर मिलेंगे। और जब मन करे खेत पे आ जाओ। हाँ अभी देंगे। और दो चार पांच इकट्ठे होकर आ जाओ, खर्चे की कोई डरना नहीं। जेब में पैसे रख के आओ, किराए के बरस, वहां रहना खाना सब मस्ती का। किसान किसान के परिवार में जाता है। और कोई अच्छा बीज है तो लेते आओ, और वहां कोई अच्छा बीज मिले तो वहां से लेते आओ। ये किसान का काम है। ये किसान ने देश को वैसे ही सोने की चिड़िया नहीं बनाया था। अब तो बेचारे की अपनी चिड़िया खत्म हो गई हालत खराब हो गया, इतनी ताकतवर चीज कमजोर हो गई। तो ये इसको इसको क्या पहला काम क्या है? उत्पादन प्रबंधन। दूसरा काम लिखिए, वो है जैविक प्रमाणीकरण। 10 वर्ष लड़ा हूं इस पर। कितना? 10 वर्ष। 40 पेज की चेकलिस्ट थी डॉक्टर साहब। बाकी मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं नहीं इसको पढ़ पा रहा, भर पा रहा था। किसान का क्या करेगा? फिर वो पीजीएस सिस्टम लेकर आए। जापान की एक सोशल विधा थी। फिर उसको यहाँ लाया कर देश में चलाया। फिर गवर्नमेंट को उसको ध्यान दिलाया। फिर वो 2014 से लागू कराई। फिर वो पहले सरकार ने नहीं सुनी। 15 में मोदी जी आए, उन्होंने कहा मुझे बताओ, मैं करता हूँ सूत्र। इनका बढ़िया मजाक है। इनको तो बंदूक हाथ में दे दो, खट इन्होंने पास कर दिया। और एकदम सरकार ने डिमांड करी थी 300 करोड़ की, 1500 करोड़ रुपया दिया। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए किसानों के लिए दीवानगी है। लेकिन जब हम ही उल्टे उलझा देते हैं तो सेनापति उलझ जाता है। हमें ध्यान देना है। अब इसके लिए मैं आपको एक सचेत कर रहा हूं। एक एजेंसी का नाम लिख लीजिए, चेतना विकास स्वराज्य ट्रस्ट। चेतना विकास स्वराज्य ट्रस्ट, ये लिख लो। ये बड़े काम की चीज है, चेतना विकास स्वराज्य ट्रस्ट। ये रीजनल काउंसिल है पैन इंडिया सर्टिफिकेशन के लिए। जैविक खेती का प्रमाण पत्र देने की तुम्हारी अपनी एजेंसी है। ये बनवाई हमने थी, लेकिन पूरे देश के किसानों के लिए बनवाई थी, और निशुल्क बनवाई थी। क्या बनवाई थी? निशुल्क। कोई पैसा नहीं देना है, कागज खुद भरने हैं, भरना सीखना है। चेतना विकास स्वराज ट्रस्ट। पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पोर्टल पर जैसे ही जाओगे आप, जैसे ही सर्टिफिकेशन के कागज भरोगे, वहां पर वो कहेगा कि तुम्हारी रीजनल काउंसिल कौन है, आरसी। तो लिख दो हमारी तैयारी। सीधा किसी कंपनी के जाल में नहीं फंसना। कंपनी के जाल में गए तो फिर 10-15 हजार 20 हजार के खर्चे के नीचे आओगे, और सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, गंदगी है। तो ये एजेंसी बनवाई इसलिए थी कि किसानों के बीच में एक एजेंसी रहे, लेकिन इसकी एक शर्त है। मैं यहाँ पर गुवाहाटी के और इससे और इंटीरियर में बैठे हुए किसान का सर्टिफिकेट देने में समर्थ हूँ, बशर्ते वो मेरे साथ 5 मिनट गंभीरता से बात कर ले। क्योंकि इस सर्टिफिकेट की फीस पैसा नहीं है, जमीर है। क्या है? जमीर है। यदि हमने ईमानदारी और पवित्रता के साथ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को लागू नहीं किया, तो ये हम तमाशबीन बनकर रह जाएंगे। तो इसमें ये कार्यक्रम मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। तीसरा कार्यक्रम, प्रमाणीकरण में ही हम गौशालाओं का प्रमाणीकरण भी कराना चाहते हैं। तो अब ये प्रमाणीकरण ये एजेंसी कर देगी। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का प्रमाणीकरण कराना चाहते हैं तो यही एजेंसी कर देगी। और हैंड होल्डिंग का सर्टिफिकेशन, माने कंज्यूमर तक कैसे बेचना है, यही एजेंसी कर देगी। है? किसी से कहीं कहीं जाने धक्के खाने की जरूरत नहीं। किसी डिपार्टमेंट में जाओगे, धक्के खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। क्योंकि यदि आपको 1 साल में प्रक्रिया समझ में आ गई, तो फिर मैं ये ताकत रखता हूं कि आपकी एफपीओ को ही हम सर्टिफिकेशन ऑथराइज एजेंसी बनवा देंगे भारत सरकार से। कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने इलाके को देखो। यही किसानों का मूवमेंट है। आपको समझ में आ रहा है? पीजीएस शब्द कर लीजिए, पीजीएस।
पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 2015 में मोदी जी ने लागू किया, आज तक भी हमारे देश में किसानों तक नहीं पहुंचा। ये दुर्भाग्य है हमारा, है ही नहीं कुछ, सब गोल गोल मामला है। किसान से पूछोगे सर्टिफिकेशन कहाँ मिलेगा, बता देगा कोई वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ। अरे कहीं मत जाओ, अपने बच्चे से मोबाइल पर कहो खोल भाई पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, मोबाइल पर खोलो। और खोलते ही उसे कहने लगा भर मेरा डाटा, मेरा नाम, मेरे खेत का नंबर, मेरे कितने पशु हैं, मेरा परिवार कैसा, वो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है भर दो। फिर वो पूछेगा तुम्हारी रीजनल काउंसिल कौन है, तो लिख दो चेतना विकास स्वराज ट्रस्ट। वहां 50-60 एजेंसियों की एक लिस्ट आएगी, उसमें एक एजेंसी है चेतना विकास स्वराज ट्रस्ट, लगाओ टिक मार्क कर दो, हो गया काम। फोन नंबर मैं अभी आपको दे रहा हूं, आप सीधा फोन करेंगे, उधर से उसका कोड हम निकाल के आपको दे देंगे, और कोड के साथ में फिर ईमानदारी से अपना उत्पादन भी करो, सर्टिफिकेट भी लगाओ, और पूरी मस्ती के साथ जियो, कहीं धोखे में नहीं फंसने की जरूरत है। तीसरा काम भी मैंने प्रोसेसिंग, क्यों, अब हमने प्रमाणीकरण को प्रोसेसिंग से भी जोड़ दिया। किसान भाइयों ये काम जरूर करिए। ये मैं यहीं की कहानी सुनाकर आज आपको थोड़ा सा बंद करूंगा। मैंने देखा पैसा कहाँ है, पता लगा कि 1 कुंटल गन्ने से, गन्ने को यदि मैं सीधा मिल को बेचता हूं तो सारे खर्चे काट के मुझको 300 रुपया हाथ लगता है। कितना पैसा, 300 रुपया। अब यदि मैं उसी गन्ने से गुड़ बनाता हूं तो गुड़ का खर्चा काट कर मैं यदि 80 रुपये किलो गुड़ बेचता हूं, 10 रुपये का खर्चा काट कर मुझे कितना बनता है, 700 रुपये। तो जो मैं 300 को बेच रहा था, मैं गुड़ बनाकर बेचने में, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड गुड़ बेचने में कितने का हो गया, 300 का। तो मैंने खेत में 40 कुंटल को 50 कुंटल की कोशिश नहीं की, बल्कि ये ध्यान दिया कि ये 40 कुंटल मेरा 100 कुंटल कैसे हो जाए। और अभी यही नहीं, कुछ लोग सिरका बनाएंगे तो 1 कुंटल गन्ने का रेट लगभग 8 से 9 हजार रुपये आता है। साइडर बनाएंगे तो 10-12 हजार रुपये आता है। जूस बनाएंगे तो 3-4 हजार रुपये आता है। तो 1 कुंटल गन्ना जो 300 रुपये का बिक रहा था, मैं अपने पढ़े लिखे बच्चों को लगाकर क्यों नहीं बेचता 10-12 हजार रुपये कुंटल। क्या आपत्ति है, जब बाजार खड़ा है, आप कोई अलग से पैटर्न थोड़ी बना रहे हैं, आप अलग से कोई पैटर्न नहीं बना रहे हैं, आप उसी बाजार के बीच में चल रहे हैं जो बाजार चल रहा है। वही गिलास 20 रुपए का बेच रहे हैं, वही सिरके की बोतल 60 रुपए की 250 ml बेच रहे हैं, काम वही है। लेकिन हमने अपनी सारी ताकत कहाँ खत्म कर दी, खेत में। और खेत में भी नहीं थे, बाजार में थे। हमको भ्रम था कि हम खेत में हैं, हम खेत में नहीं होते, बाजार में होते हैं। ये लाना है, ये डालना है, ये बेचना है, ये खोचना है, सारा दिन उसी में लगे रहते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये इसके बाद में जो मार्केटिंग है ये खुद भी कर सकते हो। यदि ये 3 काम पूरे हो जाते हैं तो पैसा आपके हाथ में आ गया। अब मार्केट या तो खुद कर लो या दूसरे से करा लो, आउटलेट खोल लो या किसी कॉरपोरेट को दे दो, जिसका भी मन कर रहा है। सब्जियों की मांग भारी है, यहाँ से रोजाना की दिल्ली बिल्कुल पूरी 1 ट्रेन सब्जी भिजवा दीजिए आप, और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, मैं 1 घंटे में बिकवा दूंगा पूरी ट्रेन को। कितने में 1 घंटे में ले जाएंगे लोग। खाने वाले बैठे हैं क्या, यहाँ एक किसान करता है, उससे पीछे घिया का रेट क्या चल रहा है, बाजार में चल रहा है 20 रुपए। वो बेचारा अकेला ही दम तोड़े बैठा है, उससे पूछो तेरा घिया कितने का, 100 रुपए का, तो सामने वाला डर जाए कि भाई ऑर्गेनिक इतना महंगा क्यों। ऑर्गेनिक का एक सिस्टम है कि हम उत्पादन पर केवल 15 से 20% रॉयल्टी ही लें। हम प्रोसेसिंग में करें 40%, 60% वैल्यू एडिशन, हम मार्केटिंग में लें 20%, हम 100% बढ़ाएं, लेकिन प्रोडक्शन पर ना बढ़ाएं। हम प्रोसेसिंग पर बढ़ाएं, मार्केटिंग पर बढ़ाएं, हैंड होल्डिंग पर बढ़ाएं, क्वालिटी एश्योरेंस पर बढ़ाएं। हम वहां बढ़ाएं जहां पर कंज्यूमर अवेयर है। और ये बड़ा काम नहीं है, 50 किसान उत्पादक हों
500 कंज्यूमर आपको मिल जाए, टर्नओवर 2 करोड़ रुपए का है, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आफत में फंसने की जरूरत नहीं है। लिख लो इसको, जब 50 किसान उत्पादक होते हैं तो उस समय 500 ग्राहक जरूरत है, और इन 500 ग्राहकों के बीच का साल भर का जो टर्नओवर है कितना है, लगभग 2 करोड़ रुपए। बढ़िया एक एफपीओ चलेगा, खूब बढ़िया एफपीओ। लेकिन एफपीओ भी किस चक्कर में लग गए, एफपीओ बनाएंगे, खाद बीज बेचने का लाइसेंस लेंगे, और फिर इसी काम में फंस गए। यही ये गए एफपीओ, क्या कर रहे हैं एफपीओ, न्यू खाद बेचने का लाइसेंस, बीज बेचने का लाइसेंस, गेहूं खरीदने का लाइसेंस। तो जहां बाजार खड़ा था, मतलब पहले पराया जेब कतरा था, अब अपना ही रजिस्टर्ड जेब कतरा है। हाँ, ये काम चलेगा क्या? एफपीओ का क्या मतलब है, ये मतलब है। ठीक है, बढ़िया बात। अब इसका मुझे प्रोडक्शन मैनेजमेंट समझना है, बेसिक प्रॉब्लम है, खाद कैसे बनता है, क्या प्रॉब्लम आई, कैसे आई, तो उसका एक चित्र मैं बना कर दे रहा हूं आपको। यह एक चित्र बनाइए, प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन। मैं 4 शब्द लिखा हूं, धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव। ये 4 चीजें हैं। अब साथ में इस प्रकृति के 4 घटक हैं। हमें तरीके सीखने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे लेख हमें प्रस्तुत कर रखे, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने दुनिया भर की फॉर्मुलेशन हमको दे रखी है, हमें उनको समझना, सीखना, तैयार करना है। लेकिन उससे ज्यादा इस वर्तमान में हम प्रकृति की व्यवस्था के साथ कैसे जिए, ये हमको समझना है। तो इनके लिए मैं 2 शब्द लिखता हूं। एक पहला शब्द है पूरकता। पूरकता में ये दृष्टि है, और दूसरा शब्द है विरोध। ये मनुष्य की 2 दृष्टियां हैं, एक दृष्टि में पूरकता है, एक दृष्टि में विरोध। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछता जाऊंगा, आप बताते जाएंगे, 10 मिनट लगेगी, खेती हो जाएगी, बिल्कुल पक्की खेती हो जाएगी, मजबूत, कोई झंझट नहीं। साथियों, धरती और पेड़ पौधों में 1 नंबर का संबंध है, माने 1 नंबर कहते हैं पूरकता। पूरकता मतलब धरती भी पूरी रहे, पेड़ पौधे भी पूरे रहें, दोनों का आपस में संबंध हो, वह भी पूरा रहे, कोई छीन झपट नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई विरोध नहीं। क्योंकि यदि धरती पेड़ पौधों के साथ विरोध कर दे तो पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, और पेड़ पौधे भी धरती का विरोध कर दे तो धरती भी खत्म हो जाएगी। लेकिन नियम ये कहता है कि धरती पर कोई पेड़ पौधा पूरा फलित होकर यदि गलता सड़ता है, तो इसके गलने सड़ने से धरती की उर्वरता बढ़ेगी या घटेगी? अब देखिए, ये पूरकता है। मैं, मुझे वो भी दे दो, वो भी दो। हाँ, फिर भी चित्र बढ़िया बन जाता है। क्या बात। तो ये यहाँ पर धरती और पेड़ पौधों ने 1 नंबर का इस्तेमाल किया। अब पेड़ पौधे और पशु पक्षी 1 नंबर का इस्तेमाल, पशु पक्षी और धरती 1 नंबर, ये तीनों 1 नंबर में काम करते हैं। इनके यहाँ कोई विरोध नहीं है, किसी को नाश करना, किसी को हटाना, घटाना, चीरना, फाड़ना, यह जितना आदमी ने सोचा है ना, कोई कम है ना ज्यादा है। चींटी की भूमिका अपनी है, दीमक की अपनी है, हाथी की अपनी है, सबका निश्चित कार्यक्रम है। ये जो क्रिया है, ये धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों में हो रही है। अब धरती ने मनुष्य के लिए कैसा किया, 1 नंबर में, कितना ही प्रदूषण कर रहे हैं फिर भी हवा साफ है, सांस ले रहे हैं, पानी फिर भी है, ये सारी व्यवस्था धरती बना रही है। तो धरती ने 1 नंबर से आदमी के साथ, पेड़ पौधों ने 1 नंबर से आदमी के साथ, पशु पक्षियों ने 1 नंबर से आदमी के साथ। अब मैं, अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब कौन बचा, कौन बचा, बताइए। आप देख रहे हैं ना इसको ढंग से, कौन बचा, मानव बचा। इस महाशय का धरती के साथ कौन से नंबर में काम है, ये 2 नंबर में काम करता है, कम देकर ज्यादा मिल जाए।
अब ये कम देकर ज्यादा मिलना, इसी का नाम है इनपुट मैनेजमेंट। कम समय में ज्यादा मिल जाए, कम मेहनत में ज्यादा मिल जाए, कम देकर ज्यादा मिल जाए। अब ये कम देकर ज्यादा ज्यादा कौन लेगा भाई? सबको यदि चाहिए तो ये कम कौन लेगा फिर? तो यहाँ खेल फंस गया। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कलेश है, उसका नाम है व्यापार। आप बिल्कुल पक्का नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि व्यापार जहां से शुरू होता है वहां विश्वास खत्म हो जाता है। आप कितनी भाषा बोलते रहे, जब पैसा सामने आता है तो आदमी संबंध को भी भूल जाता है, विश्वास को भी भूल जाता है, अपने को भी भूल जाता है, केवल जेब काटता है। और धरती पर केवल किसान ऐसा है जो जेब कटवा के भी मस्त रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे साथियों, सचेत हो जाओ और धरती के साथ जीना सीख लें। तो क्या है, मनुष्य को धरती के साथ एक नंबर में जीना है, हस्तक्षेप नहीं करना। मनुष्य को पेड़ पौधों के साथ, मनुष्य पशु पक्षियों के साथ, अभी तो पशु पक्षियों के साथ तो इसी खोज में लगा है कि कोई ऐसी गाय बकरी या ऐसा जानवर हाथ लग जाए कि जिसका इनटेक तो 5 किलो का हो और आउटपुट जो है 50 लीटर प्रति घंटे की हो। मतलब कोई कोई ठौर ठिकाना नहीं है। हमने एग्रीकल्चर पॉलिसी में जांच कर देखा कि अधिकतम का कोई मानक तय नहीं हुआ है, कितना अधिकतम। और एक बढ़िया सुंदर बात मैं दीदी बताना चाह रहा हूं कि आप जोर लगाइए पूरे देश में कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मोनोक्रॉपिंग सिस्टम से नहीं आएगा। हमको न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी चाहिए, तो हमको डाइवर्सिफाई क्रॉप पैटर्न को ही स्वीकारना होगा। उसी का मॉडल में अभी छोटा सा मॉडल मैं दे दूंगा, बहुत बड़ा काम है। हाँ, उसी 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 पे काम करना है। तो किसान भाइयों, ये समझ में आ गई बात। तो क्या हुआ इसमें, यदि मैं खेती को देखता हूं तो खेती कितने हिस्से को कहूंगा? आदमी का धरती पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ जीना ही खेती है। अभी तक कैसे जी रहा था? 2 नंबर में। अब कैसे जीना है? 1 नंबर में। कितनी देर लगेगी भाई इसको, इसको समझने में कितनी देर लगी भाई? 2 नंबर से 1 नंबर में आना है। और 1 नंबर भी पता है, पूरकता है, मुझे किसी का नाश नहीं करना है। और जैविक खेती करो या प्राकृतिक, आप समय तय कर लीजिए। मैं अभी इसके 4 नियम आपको दे रहा हूं, जो चारों नियम आपको समझने। इससे क्या पता लगा कि यहाँ जो पहला नियम है वो है को एग्जिस्टेंस। ये ही महत्वपूर्ण है। ये पूरकता शब्द को हमें कोई ऐसा चीज देना, नाम देना होगा जो बहुत सुंदर है। इसका नाम है सह अस्तित्व। अस्तित्व कहते हैं, अस्ति माने है, त्वय माने व्यवस्था। व्यवस्था है, कैसे है? साथ साथ है। ये तीनों साथ साथ हैं, व्यवस्था है। ये चौथा आया, व्यवस्था बिगाड़ दी। अब चौथा समझदार हो जाएगा तो व्यवस्था ठीक कर देगा। ये आदमी की खूबसूरती है। आदमी को जीव जानवरों की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि इसके अंदर इमेजिनेशन है, कल्पना है। ये डिजाइन चेंज करता है। जानवर ने तो 1000 साल पुराने भी चिड़िया का जो घोंसला था वही घोंसला आज है। और इसने 1000 साल में कितने कपड़े बदल दिए, कभी पतले कर दे, कभी चौड़े कर दे, कभी ऊंचे कर दे, कभी नीचे कर दे। तो ये कल्पनाशीलता केवल मनुष्य के अंदर है। इस कल्पनाशीलता से ही आदमी ने अनुमान पूर्वक धरती को नुकसान पहुंचाया है। अब हम क्या करेंगे? समझ पूर्वक धरती को व्यवस्था प्रदान करेंगे। इतना ही काम करना है। अनुमान लगाकर आगे बढ़ेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। रस्सी को सांप समझते ही रहेंगे, लेकिन जब गौर से देख लेंगे अगर सांप नहीं है, रस्सी है, तो फिर भय खत्म हो जाएगा। तो विश्वास आने का मतलब है कि मैंने वस्तु को समझ लिया, मैंने प्रकृति की व्यवस्था को समझ लिया। क्या सुंदर बात है। इससे क्या हो जाएगा? मानव के जो रिश्ते हैं, अब देखिए यहां भी बड़ा गड़बड़ हुआ है। परिवार, परिवार, समाज और जो तंत्र, इन सब के रिश्ते भी किसमें है? किसमें है? ये सब लाल डोरे में है। आप ध्यान से सुन लीजिए। तो मानव के द्वारा ये सारा प्रयास लाल डोरे में चला गया। जहां इसको जीना है वहां भी लाल डोरे में है, और जहां प्रकृति के साथ जीना है वहां भी लाल डोरा है। इस लाल डोरे से बाहर आना है।
कैसे आएंगे? परिवारों में संबंध को समझना है साथियों। परिवार पैसे से नहीं चलता, संबंध से चलता है। संबंध है तो पैसा भी काम करता है, और पैसा कितना ही भी हो, संबंध ना हो तो कुछ काम नहीं करता, आदमी आत्महत्या करता है फिर। और समाज जो है ये व्यवस्था से चलता है, ये एक व्यवस्था है। और तंत्र जो है ये एक समग्र व्यवस्था है, एक समग्रता में व्यवस्था है। ये सुंदर चीजों को यदि हम समझते हैं तो हमारा जो क्या सुंदर हो जाएगा, हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट MKT अभी तक ये कैसे चल रहा है? ये लाभ केंद्रित चल रहा है। ये लाभ से ज्यादा हो जाएगा, समृद्धि केंद्रित हो जाएगा, और यही ठीक हो जाएगा, और ये गलत हो। हाँ, फिर मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। खेती में भाई जी, खेती की दो समस्या है इस समय। पहला, उत्पादन करते समय हम कमजोर हैं, और दूसरा, बेचते समय भी हम कमजोर हैं। तो मार्केटिंग यहाँ होता है, परिवार पैदा करता है, परिवारों को देता है, समाज को देता है, तंत्र को देता है। जहां भी आदमी है, इस आदमी के दायरे में हम बिक्री करते हैं। हमारे सामान को कोई कुत्ता बिल्ली बंदर नहीं खरीदता, ये हिस्सा खरीदता है, ये यहाँ हिस्सा पैदा होता है। इन दोनों के बीच में सर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है। सर्टिफिकेशन क्या है? यहां भी न्याय हो और यहां भी न्याय हो। तो प्रकृति के नियम को समझना न्याय है, और यहां संबंध को समझना न्याय है। ये लेन देन भी अच्छा जब ही होता है जब हमारे संबंध अच्छे होते हैं। तो संबंध को पहले देखेंगे और चीज को बाद में बेचेंगे, धोखाधड़ी किसान नहीं करेंगे। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सामान का कोई खरीदार नहीं मिलेगा ना, ऐसा नहीं। मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं कि कम से कम भी आपके बीच में इतने लोग हैं जो झोली में रखकर आपका सामान बेच देंगे। जो खरीदार हैं वो आपका सामान खरीद लेंगे, कीमत मिलकर तय कर लेंगे। सारी प्रक्रियाओं में काम होता है, कोविड में हमने देखा है सारा। तो ये चीजें मैंने एक स्वरूप आपके सामने रखा। यहाँ पर 4 शब्द लिख लीजिए खेती के लिए। दीदी, खेती के लिए 4 शब्द मैं चाहूंगा कि इसका फोटोग्राफ खींच के आप अपने रखेंगे। एक पहला सूत्र है सहअस्तित्व, दूसरा है विविधता। विविधता ये लंबा विषय है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि खेतों का बंटवारा मत करो। खेत में जाते समय एक नियम अपने मन में, खेत एक फसल अनेक। मैं अपने खेत में अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी, पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ी, 9 प्रकार की उपयोगी कितनी वस्तुएं पैदा कर सकता हूं, वो मुझे करनी है। मैं एक मीलिया डूबिया का एक पौधा है, यहाँ भी टिम्बर प्लांट बहुत होंगे। हमारे यहाँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक पौधा है मीलिया डूबिया, उसको बर्मा ड्रैग या मालाबार नीम बोलते हैं। 25 रुपए का लगाने के बाद में 10 वर्ष में वो 15,000 रुपए का निकला है, अभी बेचा है। एक पौधा कितने का? 25 का। 1 वर्ष तक देखभाल किया, उसके बाद में उसको देखा भी नहीं, अपने आप बढ़ रहा है। मात्र 1 वर्ष की देखभाल में 25 रुपए खर्च करके कितना मुनाफा? 15,000। खेत की मेड़ पर लगाओ। ये मेरे भाई जो कह रहे थे ना, विजयपाल जी, ये बहुत सुंदर बात इन्होंने कही थी कि मेद चौड़ा करने का मतलब है कि हम उसके आकार को बढ़ा दें। लेकिन अभी आप बता रहे हैं इंचों में। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको बढ़ा दो घनत्व में। कैसे बढ़ा दो? घनत्व में। पड़ोसी से बात करो, भैया तू भी लगा ले और मैं भी लगाता हूं, इस पर बफर जोन बनाइए। और मैंने ये देखा खेत में बफर जोन खेत से ज्यादा आमदनी देती है। 5 प्रकार के पौधे बफर जोन में लगते हैं, ना कोई गाय घुसे ना सांड घुसे। और मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, टिम्बर प्लांट एक, फ्रूट प्लांट एक, बराबर में 2 मीटर में सतावर, और उसके नीचे हल्दी। इस प्रकार से 4-5 चीज लगाइए, पूरे खेत के लिए कल्चर बनेगा, पैसा मिलेगा, कोई भी तारबंदी करने की जरूरत नहीं। ये सारा जब आ जाएंगे मैं दिखा दूंगा आपको, इसमें नहीं घुसता कोई। पड़ोसी से बात करने। तीसरा क्या करेंगे? तीसरा, इससे क्या है, विविधता से घनत्व बढ़ जाता है, किसका? उत्पादन का। इसलिए एग्रो फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर
सीरियल, पल्सेस, मिलेट्स सभी कहाँ? एक ही खेत में। और उसी खेत में उसकी मेजरमेंट के लिए क्या करना है? घनत्व को समझना है। कौन कितने वर्षों तक कितना ऊंचा जाएगा और मुझे पैदावार देगा, किसका विस्तार कितना है, किसके पौधे कितने लगाने हैं। ये विज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये विज्ञान आपके ही खोपड़ी के अंदर है। पौधे का आकार देखो, उसकी संख्या तय कर दो। कंपनी वाला आएगा तो पता लगा 1 एकड़ में लगने थे 400 पौधे, लगवा दिए 4000 पौधे, क्योंकि उसको तो अपने पौधे बेचने थे। और बता दिया हाई डेंसिटी प्लांटेशन, 10 साल के जब बाद काटोगे तो 10 करोड़ रुपया मिलेगा, तो 10 साल के बाद खाली। सारा गड़बड़। चौथा नियम है इकोलॉजी। ये सारे साइंटिफिक नियम है। प्रोडक्शन डेंसिटी, डाइवर्सिफिकेशन, कोएग्जिस्टेंस, और चौथा नियम है इकोलॉजी। इकोलॉजी बहुत बड़ा विषय है। अभी जैसे एग्रीकल्चर में एरिया स्पेसिफिक एग्रो इकोलॉजिकल जोन बनाए गए, अभी उनके पैरामीटर ठीक नहीं है। इसका एक आधार है वर्षामान, तापमान और ऋतुमान कहाँ पर बदल जाता है, 250-300 किलोमीटर के बाद बदल जाता है, इसलिए उसको एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बनाया। वहाँ के बीज, वहाँ की प्रजातियां, वहाँ के जो वोकल फॉर लोकल की बात बार बार हम कर रहे हैं, वो यही है कि हम अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को अब साइंटिफिक आधार पर लेके चलेंगे ना। ऐसा नहीं साइंटिस्टों को अलग कर देंगे, कहीं नहीं सकते। इस समय डिजिटल सिस्टम है, साइंटिफिक एज है। ऐसे समय में हमको पूरे अपने विज्ञान को, पूरे अपने दूर संचार को, तकनीकी को, सभी माध्यमों को अपनाते हुए आगे बढ़ना। इसके लिए आप खेत में जाएंगे तो 4 नियम है। दूरी को समझना, समय को समझना, श्रम को समझना और बीज को समझना। साथियों, इतना काम कर लीजिए, मैं इतना ही काम किया हूँ, मस्ती के साथ जी रहा हूँ, कहीं कोई झंझट नहीं, ना कहीं गोबर में गुड़ घोलने की जरूरत, ना कुछ बनाने की जरूरत। छोटी मोटी जरूरत पड़ती है, कभी पेट खराब हो जाए तो चूर्ण बना के खा लेना, और जब जब पेट ठीक हो जाएगा फिर तो भोजन ही चाहिए ना, या फिर दोबारा चूर्ण ही खाएंगे। समझना केवल इतना ही। कल्चर की अपनी उपयोगिता है, कल्चर स्टार्टअप है। इस समय वैज्ञानिक स्तर पर उस पर शोध खोज हो रही है, उसको कैसे अपनाया जाए, उसकी क्या सरल एप्लीकेशन होंगी, वो सभी आपको मिलेंगी। साइंटिफिक लेबोरेटरी का भी प्रयोग करिए, गाय के गोबर और पेशाब का भी प्रयोग करिए, पत्तों के रसों का भी प्रयोग करिए। जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो कहीं भी नियम, नियंत्रण, संतुलन के साथ उनको पूरा करिए। ये कार्यक्रम है। मैंने आपको कुछ मोटी मोटी बात बताई। आप सभी को मेरा बहुत बहुत हृदय से सम्मान मेरे दिल में है।